Hello friends, today we are going to start the new chapter, that is digestion and absorption. As you know that there are several chapters in human physiology like digestion and absorption, human breathing and excretion, locomotion and movement, nervous system. There are several chapters. So we are going to discuss the digestion and absorption. Let us start. Food is one of the basic requirements of all living organisms. The major components of our food are carbohydrates, protein, and fats. Vitamins and minerals are also required in small quantities. Food provides energy and organic materials for growth and repairs of tissues. The water we take in plays an important role of metabolic process and also prevent dehydration of our body. यहाँ ये कह रहा है कि फूड सभी जानदार चीज़ों के लिए आवश्यक होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए और फैट एनर्जी को स्टोर करता है। विटामिन्स और मिनरल्स वो कैल्शियम आयरन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हड्डियों को मजबूत करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स is in food cannot be utilized by our body their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in digestive system. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion and is carried out by our digestive system and by mechanical and biochemical methods. General organization of human digestive system is shown in figure 16.1. इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि जो ये बायो मैक्रो मोलिक्यूल होता है, यानी कि जो जटिल अणु होता है, उसको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाता है हमारा शरीर। यानी कि सबसे पहले बायो मैक्रो मोलिक्यूल यानी कि जटिल अणुओं को सबसे पहले छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, जो जिसे एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब इस बड़े बड़े मोलिक्यूल को छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाता है, जो एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन का मतलब ये हो गया कि बायो मैक्रो मोलिक्यूल को छोटे छोटे यानी कैटाबोलिन द्वारा छोटे छोटे मोलिक्यूल में तोड़ा जाता है। तो चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? आपकी मुंह से लेकर एनस तक ये पूरे कनाल को एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, और ऐसा ग्लैंड जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है उसको एसोसिएटेड ग्लैंड कहा जाता है। जैसे पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आता है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का देख लेते हैं, क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। The alimentary canal begins with an anterior opening, the mouth, and it opens out posteriorly through the anus. The mouth leads to a buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has a number of teeth and muscular tongue. Each tooth is embedded in a socket jaw of bone. Figure 16.2 में दिखाया गया है, ठीक है। This type of attachment is called theocodont. Majority of mammals, including human being, forms two sets of teeth during their life. ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल बक्कल केविटी में खुलता है। बक्कल केविटी क्या होता है? जब आप मुंह को खोलेंगे तो आपके ग्लोटिस से लेकर दांत के आगे दांत तक, ये सब इसको बक्कल केविटी कहा जाता है। और बक्कल केविटी में आपके शामिल होता है टूथ शामिल होता है, बाकी आपका टंग शामिल होता है, और उसको ओरल बक्कल केविटी को ओरल केविटी भी कहा जाता है, ठीक है। और हमारे बक्कल केविटी में दो तरह के दांत पाए जाते हैं, एक थियोकोडोन होता है और एक आगे दिया हुआ है डाइफोडोन कहते हैं उसको। एक थियोकोडोन और डाइफोडोन कहते हैं। थियोकोडोन जो सॉकेट के अंदर धंसा जाता है उसको थियोकोडोन कहते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। दो तरह के दांत होते हैं मनुष्य में, दो तरह के दांत होते हैं। एक जिसे दूध का दांत कहते हैं डेलिशियस, और एक परमानेंट दांत होता है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इसको ओरल केविटी कहते हैं। देखिए माउथ है, पेरोटिड ग्लैंड है, ये ग्लैंड भी शामिल होता है, किसमें डाइजेशन में शामिल होता है, ये फेरिंग्स है। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले आगे चलते हैं। तो दो तरह के दांत होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। एक टेम्पोररी मिल्क का होता है, उसके बाद जिसे डेसीडस भी कहते हैं, ठीक है, और एक परमानेंट होता है। तो टेम्पररी मिल्क और डेसीडस टीथ replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called diphthong. डाइफोडोन कहते हैं। समझ गए डाइफोडोन क्यों कहते हैं? इसलिए कि लाइफ में दो ही तरह का दांत आता है, एक टेम्पररी मिल्क या डेसिडस कहते हैं, और दूसरा परमानेंट होता है, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर 4 टाइप्स।
क्या होता है, हेट्रोडोंट होता है, ठीक है, हेट्रोडोंट डेनिशंस नेमली इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. Arrangement of teeth is each half of the upper and lower jaw in the order incisor, canine, premolar, molar is represented by a dental formula which is in human 21-23/21-23, यानी कि यहाँ इसका फॉर्मूला इस तरह से बैठाया गया है कि इन सबसे पहले इंसीजर को लिया जाता है. इंसीजर 2 होता है. एक जब बक्कल कैविटी को आप खोलेंगे तो बक्कल कैविटी में आप ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर के राइट साइड को या लेफ़्ट साइड को ले लीजिए. राइट साइड को लीजिएगा, दोनों तरफ सेम ही होता है तो राइट साइड को ले लीजिए. राइट साइड में इंसीजर 2 होता है, उसके बाद केनाइन 1 होता है, फिर प्रीमोलर 2 होता है और मोलर 3 होता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ये डेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ क्या होता है, हार्ड चीविंग सरफेस होता है मेड ऑफ एनिमल हेल्प्स इन द मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड. जो टीथ का सरफेस होता है वो हार्ड कवर से बना होता है जिसको एनिमल कहते हैं, जो मेस्टिकेशन फूड को मिलाने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है. द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम. और आपकी जो जीभ है, टंग, वो एक स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ा रहता है जिसको फ्रेनुलम कहते हैं. फ्रेनुलम आप जैसे आप मुंह खोल करके जीभ को आप ऊपर कीजिएगा तो आपको एक धागे के समान दिखाई देगा जिसको फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है. आप इसको महसूस कर सकते हैं. द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेपिली, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, ठीक है. जब आप जीभ को खोलिएगा तो आप अपनी जीभ को खोलिए, उसके बाद आप जो है इसको टच कीजिएगा उंगली से तो आपको खुरदरा टाइप का लगेगा जिसको पेपिली कहते हैं. इस पेपिली में टेस्ट बड होता है. सभी पेपिली में टेस्ट बड नहीं होता है. और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ह्यूमन में 3 तरह का पेपिली होता है जिसको सर्कमवेलेंट पेपिली कहते हैं, और फिलीफॉर्म पेपिली कहते हैं, और एक फंजीफॉर्म पेपिली कहते हैं, और एक फोलिएट पेपिली होता है जो ह्यूमन में नहीं होता है, रेबिट पे होता है, ठीक है. तो ह्यूमन में 3 तरह का पेपिली होता है, सर्कमवेलेंट पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली एंड फोलिएट पेपिली. याद रखिएगा इसको, ठीक है. जिसमें टेस्ट बड होता है, ठीक. अब oral cavity leads into a short pharynx which serves as a common passage for food and air. oral cavity फिर आगे खुलता है फेरिंग्स में जिससे 2 रास्ता निकलता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. 2 कॉमन रास्ता निकलता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी. फिर आगे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है. द एसोफेगस एंड ट्रेकिया वाइन पाइप opens into the pharynx. वो ट्रेकिया फेरिंग्स में खुलता है, ठीक है. अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस. ग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस वो भाग होता है जहाँ से एयर इंटर करता है और फिर वहाँ से फेफड़ा में आता है, उसको ग्लोटिस कहते हैं. और ग्लोटिस जब आप खाना खाते हैं तो ग्लोटिस को बंद कर दिया जाता है. कौन बंद करता है, वो एपिग्लोटिस बंद करता है, ठीक है. एपिग्लोटिस क्या होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो ग्लोटिस को बंद करता है. और जब आप खाना खाते हैं यानी कि जो बोलस बनता है वो आपके एसोफेगस में ना जाकर आपके कनाल में आता है और ग्लोटिस को बंद करता है. ओपनिंग ऑफ द वाइन पाइप, ठीक है, ड्यूरिंग सोलिंग. द एसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली passing through the neck, thorax and diaphragm and the leads of J-shaped bag-like structure called the stomach. आपका जो एसोफेगस है, एसोफेगस क्या होता है, एसोफेगस जिससे आपका बोलस यानी कि जो आप खाते हैं वो एक रास्ता होता है, एक पाइप के समान रास्ता होता है जो लंबा ट्यूब के समान होता है, एक्सटेंड होता है कहाँ से कहाँ तक, वो नेक के थ्रू, थोरेक्स और डायफ्राम से होता है, लीड्स जे शेप्ड का एक बैग होता है जिसको स्टोमक कहते हैं. ये हार्ट के पीछे से आता है, ठीक है, हार्ट के पीछे से आता है, फिर डायफ्राम से होता हुआ डायफ्राम के भी पीछे से आता है, फिर वो स्टोमक में आके मिल जाता है. स्टोमक का आकार जे शेप के आकार का होता है. फिर स्टोमक में जैसे अल्कोहल हुआ, अल्कोहल भी पीता आदमी, अल्कोहल, वाटर, इसमें को एब्जॉर्ब किया जाता है. और एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है और स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है. अब मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो एसोफेजल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टोमक. पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एसोफेगस से बोलस आता है यानी कि जो आप खाते हैं वो एसोफेगस से आता है कहाँ पे, स्टोमक में आता है. लेकिन मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ. मान लिया जाए कि अब ये एसोफेगस है, ठीक है, ये नली है. यहाँ आने के बाद इस तरह से एक डब्बा खुलता है, ठीक है, इस डब्बा खुला, ये जी शेप क्या आता है, तो ये एसोफेगस है, वो एसोफेगस है, ठीक है. और ये स्टोमक है, स्टोमक है ये. और यहाँ एक कुंडली लगाता, कुंडली,
इसको कहते हैं ओइसोफेजल स्फिंक्टर कहते हैं। क्यों? कि जब ये खाना आता है तो या ये इंटर किया, उसके बाद फिर इसको कस के पकड़ लेता है, फिर इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देता है। ठीक है, समझ यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। यहाँ तो गेस्टो, ठीक है। द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्या होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन के एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है। हैज़ 3 मेजर पार्ट्स। क्या क्या पार्ट होता है? 3 मेजर पार्ट। कार्डियक पार्ट। कार्डियक क्यों बोला? कि इसका जो स्फिंक्टर है वो कार्डियक पोर्शन होता है इनटू विच ओइसोफेजल ओपन्स। कार्डियक क्यों कहते हैं? कार्डियक इसलिए कहते हैं, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट के नज़दीक होता है पहला पोर्शन, तो उसको कार्डियक पोर्शन कहते हैं। उसके बाद फंडिक पार्ट किसे कहते हैं? जो ऊपरी वाला सिरा होता है, जैसे ये स्टोमक है। ठीक है, इस तरह से स्टोमक खुलता है। ठीक है, ये स्टोमक है, ओइसोफेजल स्फिंक्टर है, इसको इस पार्ट को कहते हैं कार्डियक पार्ट। ठीक है, और ये जो ऊपरी सिरा है इसको कहते हैं फंडस पार्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कहाँ चला गया? कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट और एक पाइलोटिक पार्ट होता है। पाइलोटिक पार्ट कौन सा होता है? पाइलोटिक पार्ट सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, उसको पाइलोटिक पार्ट कहते हैं, पाइलोटिक पोर्शन। इसमें फिर 2 हिस्सा होता है, पाइलोटिक कनाल होता है और पाइलोटिक एंट्रम होता है। फिर स्टोमक फिर कहाँ खुलता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्टोमक आगे लेट्स करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन: यू शेप्ड डेडुनम, यू शेप्ड डेडुनम, अ लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली क्वाइल्ड इलियम। याद कर लीजिए इसको। ये 3 स्मॉल इंटेस्टाइन 3 हिस्से में बटा होता है। क्या क्या होता है? एक होता है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम यू शेप का होता है और जेजुनम लॉन्ग क्वाइल ट्यूब होता है और इलियम हाईली क्वाइल ट्यूब होता है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द जेजुनम इज गार्डेड बाय अ पाइलोटिक स्फिंक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि ओइसोफेगस और स्टोमक के बीच जो स्फिंक्टर होता है उसको ओइसोफेजल स्फिंक्टर कहते हैं। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच जो स्फिंक्टर होता है उसको पाइलोटिक स्फिंक्टर कहते हैं। फिर इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग तो हो गया, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। फिर इलियम कहाँ खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कोलन और रेक्टम से बना होता है। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विथ होस्ट सम मेटाबॉलिक माइक्रो organisms, a narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix which is vestigial organ and arises from cecum। क्या होता है कि जो ही आप लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम से आप इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं तो आपको क्या देखने मिलता है? आपको सीकम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सीकम के बाद फिर आपको नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है जिसको वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये क्या होता है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका बॉडी के लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, द सीकम ओपन्स इनटू द कोलन। फिर सीकम कोलन में खुलता है। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स एंड अ डिसेंडिंग पार्ट। इसको असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन भी कहते हैं। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। ठीक है, ये फिर क्या होता है? डिसेंडिंग। सबसे पहले क्या होता है? देखिए मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। मान लिया जाए कि इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ अंदर डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम इस तरह से आता है, उधर से स्टोमक से आता है। यहाँ पे स्टोमक से डेडुनम है, जेजुनम, इलियम क्वाइल्ड होकर होता है। यहाँ एक थैली के समान होता है, इसको सीकम कहते हैं। इस तरह को सीकम कहते हैं। यहाँ एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स देखने मिलता है। फिर इलियम यहाँ जुड़ता है। जुड़ने के बाद फिर होता क्या है कि यहाँ जुड़ गया इलियम, फिर ये सीकम होता है, इसको कोलोन कहते हैं। इस पूरा को कोलोन कहते हैं। तो उसको कहते हैं असेंडिंग कोलन कहते हैं, इसको ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, इसको डिसेंडिंग कोलन कहते हैं और इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलन कहते हैं। फिर यहाँ रेक्टम खुलता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, इसको तो आप सीकम कहेंगे, इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस सबको मिला के कोलन कहते हैं। कोलन 4 तरह का होता है। इसमें एनसीईआरटी में 3 तरह का दिया हुआ है, लेकिन 4 तरह का होता है। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, ये एस शेप का होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर रेक्टम होता है। ठीक है,
अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ चला गया। अच्छा सिकम, द सिकम ओपन्स इन द कोलन डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स। क्या क्या हुआ देख लिया आपने, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, एनएस में खुलता है जा करके। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ओसिफिकल टू रेक्टम possesses 4 layers namely सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो एलिमेंट्री कनाल है पूरा, कहाँ से, आपके माउथ से लेकर एनस तक जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है, जहाँ आपका ओएसोफेजियल भी शामिल होगा, स्टोमक भी शामिल होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शामिल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन शामिल होता है। ये सब का जब आप हिस्टोलॉजी करेंगे, हिस्टोलॉजी मतलब जब आप इसके टिश्यू के लेवल पर बात करेंगे, तो ये 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है। क्या वो होता है, सीरोसा सबसे पहले जो होता है, सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद होता है सीरोसा के बाद मस्कुलरिस होता है। मस्कुलरिस में मस्कुलरिस में फिर 2 तरह का होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर होता है। फिर उसके अंदर जाएंगे तो सब म्यूकोसा होता है, फिर उसके अंदर म्यूकोसा होता है। तो देखिए क्या होता है, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथेलियम, याद रखिएगा किसका होता है, मीजोथेलियम इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विथ सम कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। क्या, सीरोसा, ठीक है। उसके बाद मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज्ड इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मैंने आपको बता दिया है। एंड ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम ऑर्गन्स, द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये है कि जैसे आप क्या कहा कि मस्कुलरिस फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इन, ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक मसल में प्रेजेंट, और एक ऑब्लिक मसल भी होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के अलावा एक ऑब्लिक मसल होता है जो स्टमक में देखने को मिलता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कनेक्टिव टिश्यू बना होता है कंटेनिंग नर्व्स, उसमें नर्व होता है, ब्लड एंड लिम्फ वेसल भी होता है। इन डेडुनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में क्या होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कनाल इज म्यूकोसा, ठीक है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। दिस लेयर ऑफ फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड रूजी, इसमें इरेगुलर फोल्ड होता है जिसको रूजी कहते हैं। इन द स्टमक में होता है, ठीक है। एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द सेल्स लाइनिंग दी विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रो विलाई, फिर विलाई के अंदर माइक्रो विलाई भी होता है जो सरफेस एरिया को और बढ़ाता है, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया इनोमसली, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, अ लार्ज लिम्फ वेसल एंड कॉल्ड लेक्टियल, लेक्टियल क्या होता है, वेसल का सप्लाई होता है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज अ गॉबलेट सेल व्हिच सेक्रेट्स म्यूकस दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, और म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल होता है जो म्यूकस को सेक्रेट करता है, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि चिकनाहट पैदा करता है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। आप स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेंगे तो देखिए, पहले मान लीजिए ये लास्ट वाला लेयर है, लास्ट वाले लेयर में जाएंगे तो इस तरह से माइक्रोविलाई आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोविलाई, ठीक है। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है का परत, लास्ट वाला परत है, इसको विलाई कहते हैं, ठीक है। और फिर जो अंदर में इनवेजिनेशन होता है इस तरह से इसको कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कौन कहते हैं, ठीक है, इसको क्रिप्स ऑफ लिवर कौन कहते हैं। ये इसमें गोबलेट सेल पाया जाता है, इधर इसमें गोबलेट सेल पाया जाता है, ठीक है, जो म्यूकस को रिलीज़ करता है। अच्छा उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब क्रिप्स ऑफ लिवर कौन समझ आ गया, क्रिप्स ऑफ लिवर किसे कहते हैं। ऑल द 4 लेयर्स शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर आगे बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर। अच्छा डायग्राम को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, देख लीजिए यहाँ डायग्राम कैसा है। देखिए ये विलाई है, विलाई आपको दिख रहा है, अंदर लेक्टियल है, नर्व का सप्लाई को लेक्टियल कहते हैं। ये कैपिलरीज है, आर्टरी है, क्रिप्स ऑफ लिवर कौन, देखिए बताया मैं आपको, अंदर के अंदर इन्वेजिनेशन होता है फिगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्रिप्स ऑफ लिवर कौन कहते हैं, और ये विन है। अच्छा इसका हिस्टोलॉजी देख लीजिए, जब आप एलिमेंट्री कनाल को क्रॉस सेक्शन करेंगे तो इस तरह का फिगर मिलता है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और अंदर में ल्यूमेन। देखिए मस्कुलरिस में 2 पार्ट होता है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और एक डायग्राम रह गया, देखिए स्टमक का, स्टमक में देखिए ये एसोफेगस आता है अंदर, ठीक है। इस पार्ट को फंडस पार्ट कहते हैं, इसको कार्डियक पार्ट कहते हैं, पायलोडिक पार्ट और सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिडम, ये डिडम है। यहाँ कौन सा स्पिंक्टर पाया था ये आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक
स्पिंक्टर यहाँ पाया जाता है, ये कहाँ कौन सा स्पिंक्टर होता है ये आप बताइएगा, कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद और एक डायग्राम बना देखिए, जब आप अपने बक्कल कैविटी को खोलेंगे, खोलने के बाद आप ऊपर या नीचे किसी भी एक ऊपर या नीचे जाने के बाद राइट या लेफ्ट साइड में जाइए। उसके बाद फिर आप उसको गिनती के देखिए, इंसीजर कितना 2 है, केनाइन कितना है, केनाइन 1 होगा, इंसीजर 2 केनाइन 1, ठीक है। प्री मोलर 2 है और मोलर 3 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद और एक डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग के लिए आता है एग्ज़ाम में। देखिए ऑरल कैविटी के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद ऑरल कैविटी समझ गए आप। उसके बाद पेरोटिड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फेरिंग्स होता है माउथ, सब ग्लैंड के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। और इसोफेगस समझ गए आप, इसोफेगस होता है ये। स्टोमक के बारे में बताया, यहाँ पाया जाता है, और इसोफेगल स्पिंक्टर यहाँ पायलोरिक स्पिंक्टर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद डेडुनम भी बता दिया आपको, ट्रांसवर्स कोलोन, एसेनिक कोलोन, इलियम, जेजुनम, डेडुनम ये सब बताया। उसके बाद डेसेनिक कोलोन भी बताया आपको। उसके बाद कहाँ लगे रेक्टम के बारे में बताया, एनएस के बारे में बताया, वर्मीफॉर्म एपिटिन के बारे में बताया, सीकम के बारे में बताया, एलियन के बारे में बताया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर बात करेंगे।